हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि सीटेट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ पर हम आप सभी को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। यहाँ पर ये पूछा गया है, जो विद्यालय में सुविधा से वंचित पृष्ठभूमि के बालक होते हैं, इनका जो निम्न स्तरीय निष्पादन है किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आंसर में कहा गया है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। जो विद्यार्थी की आवश्यकता है इसकी ओर ध्यान देना, तो ये गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं इस ओर, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे का सामाजिक परिवेश है ये अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, जो निम्न स्तरीय निष्पादन है, निम्न स्तरीय में आप सभी का सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, ये निम्न स्तरीय है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्लियरिटी है या नहीं है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, जो विकलांगता है, डिसएबिलिटी जो है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। यहाँ पर बाधित कहा गया है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेडिकल होगा नहीं, चैरिटी होगा नहीं, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सोशल। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा और ह्यूमन राइट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्या आपको पता है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांगता जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। ये आपका, यदि आप लोग एसएसटी पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और यदि आप लोग ईवीएस पढ़ेंगे तब भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों की बात की गई है और इनके लिए 18 वर्ष की आयु तक, इनके लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 26 में। और यह अधिनियम कौन सा है, यदि आपसे अधिनियम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1995। कौन सा अधिनियम है, तो 1995 का अधिनियम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक क्या करेगा, किसके लिए, जो श्रवण बाधित है, जो बालक सुन नहीं सकते। आप सुन नहीं सकते हैं तो इनके लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय करना चाहिए। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हैं, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो दूसरा उसे सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो बालक श्रवण बाधित है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, मौखिक परीक्षण भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौखिक परीक्षण। आप क्वेश्चन करेंगे, बालक सुन नहीं पाएगा, उसका आंसर नहीं दे पाएगा।
कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, निषेध का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं करना। जबकि यदि बालक सुन नहीं पाता है तो आप उसको क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज से उसे समझा या बता सकते हैं। तो निषेध कहा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण यानी कि बातचीत दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। यहाँ पर कहा गया है कि जो मौखिक संप्रेषण है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के रूप में होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जब आप बोलेंगे तो उनको दिखाएंगे, दिखाकर उनको बताएंगे, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव है। सहज समझ का अभाव है, बालक समझ नहीं पाता है, जबकि प्रतिभाशाली बालक बहुत ही जल्दी से समझ जाते, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। बात किसकी हो रही है, प्रतिभाशाली बालक की। यदि यहाँ पर तेज गति होता तो आंसर सही हो जाता, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। यदि चुनौती भरा काम है तो यदि उनको टास्क दिया गया है तो वो जरूर पूरा करते हैं, क्विकली पूरा करते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। यदि आप सभी लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो जैसे कि आपको पता है कि ADHD क्या होता है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म होता है और आपके एग्जाम में फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, लिखित तो प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, ये यहाँ पर नहीं होगा। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है कि बच्चा अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लंबे समय तक बैठ नहीं पाता है और वो बिना सोचे समझे एकदम जल्दी से काम कर लेता है, झट से काम करना, ये इसमें कमी होती है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, ये भी नहीं होगा। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, डी। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इनमें भूलने की प्रवृत्ति बहुत होती है, जो ADHD के अभ्यर्थी या विद्यार्थी होते हैं इनमें भूलने की प्रवृत्ति बहुत होती है और ये ध्यान नहीं लगा पाते, किसी चीज में अटेंशन नहीं पाते हैं, ध्यान में कमी होती है, इनके ध्यान में क्या होती है, कमी होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि ADHD से ग्रसित बालक है, कोई बचपन में शुरू हुआ है तो ये बड़ी उम्र तक होता है, ठीक है, बड़ी उम्र तक होता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ ऐसे बालक होते हैं कि उनको देखकर तो लगता है कि बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन जब वो उठते या बैठते हैं तो वो तुरंत गिर जाते हैं या एकदम से वो कार्य को करने लगते हैं, काफी लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते हैं। तो ये ADHD से ग्रसित बालक होते हैं। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया है, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। अधिगम क्या है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है।
तो किसको महत्व नहीं देती है? किसमें कहा गया है? ज्ञान के सृजन में। ठीक है, ज्ञान के सृजन में। तो व्यवहार अनुकूलन को महत्व नहीं देती है, जबकि शिक्षण अधिगम में सहपाठी सहभागिता है। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के साथ सीखते हैं। अन्वेषण का मतलब क्या है? खोज करना। पारस्परिक शिक्षण, ये भी आपका सही है। जो महत्व नहीं देती है वो व्यवहार अनुकूलन, आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावी तरीके से सीखते हैं? कहीं पर भी अगर आपको निष्क्रिय दिख जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को दंडित नहीं करना है, कंठस्थीकरण भी नहीं कराना है, रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं कराना है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, जिज्ञासा और अन्वेषण। समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? जो बाधक है ये क्या हो जाएगा? देखिए, जो अनुरूपक चिंतन है ये यहाँ पर आपका सही होगा। अनुरूपक चिंतन यहाँ पर समस्या समाधान कौशल में बाधक नहीं होता है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, यहाँ पर फिक्स्डनेस कहा गया है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका एक जो एग्जाम होता है वो बाइलैंग्वेज होता है। अगर चीजें हिंदी में समझ में नहीं आ रही हैं तो उन्हें आप लोग इंग्लिश में जरूर देख लिया करें। इंग्लिश से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है। इसके बाद में कहा गया है कि बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल होना चाहिए। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, यदि कहा जाता बाधक नहीं है तो बाधक यहाँ पर ए सी डी हो जाएगा और बाधक है बी, आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? वाह्य जो आप बाहर से सीखते हैं, बाहर से आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, मतलब जो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो ये आपकी इंटरनल हो जाएगी, तो वाह यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद में क्या कहा गया? समझ। समझ भी आपकी इंटरनल ही होती है, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, जब आपको कुछ जैसे ट्रॉफी आपको मिलती है, क्यों मिलती है? जब आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया होता है तो आपको ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी मिलना ये आपका वाह्य अभिप्रेरणा है। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ट्रॉफी मिलने वाली है। जो चीज आपको बाय हैंड मिलती है तो ये आपकी वाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, अब जैसे कंपटीशन है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, तो यहाँ पर आप निपुण होना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपके इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। किसको ठहरा रही है? योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहरा रही है और योग्यता को एक स्थिर रूप में मानती है। योग्यता को क्या मान रही है? एक स्थिर रूप में। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, जिज्ञासा तो होगी नहीं। असहायता का सीखा हुआ भाव, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। वो उसने क्या किया है? उसने योग्यता में कमी उत्तरदायी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि वो बार बार असफल हो रही है, उसको लग रहा है उसने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है, कहीं ना कहीं उसने गलती की है, तो असहायता का सीखा हुआ भाव है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? जो अधिगम को प्रभावित करता है, ऐसा कौन सा कारक है? तो स्कूली माहौल होगा नहीं, क्योंकि ये तो सामाजिक माहौल हो जाएगा, सामाजिक कारक हो जाएगा। स्कूली क्या हो जाएगा? सामाजिक कारक हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो स्कूली माहौल है ये किस प्रकार का कारक है? सामाजिक कारक तो है, यहाँ पर प्राथमिक है या द्वितीयक है? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो व्यक्तिगत कारक होता है ये क्या है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी है।
सांस्कृतिक संदर्भ, जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जाती वहां पर सामाजिक कारक हो जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। और सांस्कृतिक, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र, ये सभी भी आपके सामाजिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, किसके द्वारा होता है? अध्यापिका द्वारा पाठ प्रदान करना। ठीक है, प्रदान पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ का मतलब होता है किसी बच्चे को सहायता देना, सहारा देना। ये क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नकारात्मक तो ये है नहीं। निराशा की भावना हो जाएगी। तो निराशा की भावना आंसर आपका सही है। विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये भी नकारात्मक नहीं है। विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन, ये भी आपके पॉजिटिव है, नकारात्मक नहीं है। तो नकारात्मक में आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। प्रत्येक बच्चे की जो दर होती है, विकास की दर भिन्न होती है, जैसा कि आपको पता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी आपका सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो क्या है, यहाँ पर कहा गया है जो आनुवंशिकता है ये विकास का एकमात्र कारक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत डीप से बताया है कि आपको इसमें देखना क्या है, किस प्रकार से देखकर आप आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। इसके बाद में आप सभी को हिंदी और एसएसटी की क्लास देखने को मिलेगी। आप सभी की 3 क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप सभी कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।